अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, पंजाब असेंबली केपीके असेंबली के डिज़ोल्व हो जाने के बाद ये मरहला तय हुआ और अब अगला मरहला केयर टेकर सेटअप का, केयर टेकर सीएम का। केपीके सीएम का तो फैसला हो गया, आज़म खान साहब पर इतफाक़ हो गया, अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी। और इलेक्शंस को लेकर भी अब ये सवाल उठाया जा रहे हैं इन तमाम मराहिल के तय होने के बाद कि क्या इलेक्शंस होंगे, और अगर होंगे तो क्या वक्त पर होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे तो क्या सिर्फ पंजाब में और केपीके में होंगे या जनरल इलेक्शंस होंगे। और फिर हमारी मईशत के ठीक होने का सवाल, ये वो सवाल है जिसका जवाब सब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मईशत कब ठीक होगी, या इसी तरीके से हम बैरूनी इमदाद लेते रहेंगे और उस इमदाद के सहारे हम निज़ाम को चलाते रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे कि सब अच्छे की रिपोर्ट है और हमारी मईशत दोबारा से वापस ट्रैक पर आ गई है। और जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो तो है ही, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इमरान खान साहब को अहल ना अहल और नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये तमाम सवालात हैं, ये तमाम अहम तरीन सवालात हैं जिनका जवाब सब जानने की कोशिश करें। हमारी भी कोशिश आज के प्रोग्राम में यही है कि हमारा जो एक्सपर्ट्स का पैनल है उनसे हम पूछें कि उनकी राय क्या है, उनकी नज़र में क्या होने जा रहा है इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। आज के प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सवाल आपसे यही है कि क्या इलेक्शंस होंगे पंजाब के और केपीके के, और क्या अगर होंगे तो वक्त पर होंगे या उसमें ताख़ीर होगी? शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। पहली बात तो ये कि मुझे इलेक्शन वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आपने सवाल किया कि पंजाब के अंदर अभी तक वज़ीर आला निगरान का तकर्रुर नहीं हो सका, जबकि केपीके के सियासतदानों ने ये मिल बैठ कर फैसला कर लिया। अब पंजाब के अंदर इस किस्म की खिचड़ी पक चुकी है कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस नाम को फैसला कर देगा उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि उसको नहीं मानेगी और उसके खिलाफ अदालत में जाएगी और उसके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी जाएगी। दर हकीकत पंजाब इस वक्त सियासी मरकज़ है आने वाले इलेक्शंस का और मुल्की सियासत का। केपीके के अंदर इमरान खान अपने आप को कदरे महफूज समझते हैं। वो समझते हैं कि केपीके के अंदर शायद वो दोबारा इलेक्शन जीत कर आ सकते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा और पंजाब को वो इतना आसान नहीं समझते। दूसरी बात, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल जिस बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इसमें लगता नहीं है कि सियासी जमातें किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो पाएंगी। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। PMLN और PDM के साथ उनका चलना, बैठ कर बातचीत करना, किसी एक फैसले पर आना नामुमकिन दिखाई देता है। फिर ये अमूमी तासर तो दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि हमारे तल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस किस्म का रवैया इमरान खान साहब इख्तियार किए हुए हैं वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि अगर जनरल कमर जवेद बाजवा को, जो आर्मी चीफ थे, उन पर हम तनकीद करते रहेंगे और इसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये शायद उनकी गलतफहमी है। इदारे ने माजी में भी ऐसा कभी नहीं किया और शायद आइंदा होता भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि अपने आउट गोइंग आर्मी चीफ के खिलाफ इस किस्म की कंपेन चले और तसलसल के साथ चले और उसे वो बर्दाश्त करते रहें। फिर दूसरी सूरत हाल इस वक्त आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का असम्बलियों में आना, असम्बलियों से निकलना, ऐलान करना इस्तीफ़ों का, फिर खुद तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना, इमरान खान साहब की सियासत में थोड़ी सी गैर संजीदगी को इसमें पनपने का मौका मिला है। अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर इमरान खान साहब की लीडरशिप में नई हुकूमत आती है तो मुल्क के सियासी मसाइल, मुआशी मसाइल और मुल्क के खारजा मसाइल जो हैं वो हल कैसे होंगे। ये वो रवैया है, ये वो वजूहात हैं जो बाज़ औक़ात इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट बनती हैं, बन सकती हैं। केपीके के अंदर अगर आप देखें, परवेज़ खटक साहब का एक बड़ा भरपूर किरदार है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ सीनियर लीडरशिप ऐसी मौजूद है जो हालात का इदराक रखती है, लेकिन शायद इमरान खान साहब के सामने वो अपनी बात कर नहीं पाती। अच्छा, अब आपने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से फरमाया कि जी अगर वो समझते हैं इमरान खान साहब की उन पर तनकीद होगी और उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा या उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा तो वो गलत है। तो इसी तरह से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब पे जो तनकीद हुई वो आपके सामने है, कितनी खुलकर तनकीद हुई। फिर सन 2018 से लेकर सन 2022 तक, ये रजीम चेंज से पहले तक, यानी कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तक जो तनकीद PMLN की तरफ से होती रही अस्करी क़यादत पे, वो भी सबके सामने।
मेरे ख्याल में पीएमएलएन की तनकीद को अगर आप दोनों को पलड़े में रखें, इमरान खान साहब की तनकीद को और मियां नवाज शरीफ की तनकीद को, उन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब को लाने वाले वो हैं। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि चलती फिरती हुकूमत ही हमारी हटा दी गई। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2-3 तकारीर के बाद उनका रवैया इतना जारहाना ना रहा। इमरान खान साहब मुसलसल सारी जिम्मेदारियां जनरल कमर जवेद बाजवा के ऊपर डाल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहीं नहीं ये कहा कि मुल्क में करप्शन के लिए जो है वो आर्मी चीफ मुझे कहा करते थे। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि इदारे के अंदर इस किस्म की लड़ाई थी। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कभी नहीं कहा कि मुझे कौमी असम्बली नहीं चलाने दी जाती थी। ये भी कभी नहीं कहा कि मुझे अराकीन असम्बली के लिए एजेंसीज की जरूरत पड़ती थी। ये भी नहीं कहा कि पार्टियों को मेरे पास से दौड़ा दिया जाता था। जो इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कहा, और मियां नवाज शरीफ ने शायद एक बात कभी नहीं की कि वो इक़्तिदार से निकलने के बाद, ये जुमला उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद, कि आप पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में चला गया है। इमरान खान साहब ने कुछ रेड लाइन क्रॉस की हैं, जिसमें मेरे ख्याल में बास कौमी सलामती के इदारों में शदीद तशवीश पाई जाती है। बिल्कुल देखिए, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन किसी हुक्मरान ने शायद ये नहीं कहा कि हमारे अब जो हुकूमत आई है इसके पास आपके एटमी असासे जो है वो गैर महफूज है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब उसमें वो जी को साथ रख रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये सवालात माजी में कभी नहीं उठे। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या इमरान खान साहब आपकी नज़र में अब बंद गली में? नहीं, इमरान खान साहब क्या बंद गली में किधर से हैं? आप देखें कि पाकिस्तान में सियासत का महवर उनके गिर्द घूम रहा है। आप सुबह टीवी लगाएं, सारे टीवी चैनल्स पे इमरान खान का बयान चल रहा होगा, या उनके बयान के ऊपर तकरीर चल रही होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, या गुफ्तगू हो रही होगी। पाकिस्तान में कौन इस वक्त सियासतदान मौजूद है? कोई और मुझे बता दें। नवाज शरीफ साहब की नहीं, लेकिन मलिक साहब की चार्जशीट से तो कुछ और ही लग रहा है। जी, मलिक साहब ने जो चार्जशीट पेश की, मलिक साहब माशाल्लाह हमसे बहुत सीनियर हैं और बड़े इनको इन्फॉर्मेटिव हैं। उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ उठेगा, तो लाजमी बात है एतराज़ तो उठेगा। जिस तरह उन्होंने बात की है, अहमद सुकैरा साहब के साथ कोई इस किस्म की कदगन नहीं है कि वो जॉब में रहते हुए निगरान चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये निगरान वज़ीर आज़म जो इंतज़ामी ओहदा होता है, और जिस वक्त वो अपना उनका नाम अगर आ जाता है और उसी वक्त रिटायरमेंट अपनी ले लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर सुकैरा साहब जी, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बना दें। नहीं, किसी को भी बना देना। बात तो ये हो रही है कि आपने कहा कि शायद वो जॉब की वजह से उनका नाम देना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कोई कदगन नहीं है। फिर साहब ने ये भी कहा कि फेडरल सेक्रेटरी भी रहे इमरान खान साहब। अच्छा, फेडरल सेक्रेटरी तो वो इनके साथ भी है, शहबाज शरीफ के साथ। उनका तो बहुत लंबा टेन्योर है, उन्होंने तो पंजाब में भी काम किया है, उनके वालिद साहब भी पंजाब में रह चुके हैं। दूसरी तरफ अपना नवीद अकरम चीमा साहब जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में रह चुके हैं। आज चीमा साहब का मसला ये है कि आज चीमा साहब आज भी शहबाज शरीफ के राइट हैंड पे बैठते हैं, तो उस तरह के शख्स को नाम देना मेरे ख्याल से जो है उसके ऊपर एतराज़ हो रहा है। फिर मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त हैं भाई, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो बात यह कि अगर इलेक्शन कमीशन इधर से किसी को भी बनाती है, तो जो इलेक्शन कमीशन पे पहले से इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पीडीएम के हाथों में खेलती है। इलेक्शन कमिश्नर ने ममनुआ फंडिंग का फैसला सिर्फ पीटीआई का किया, तोशा खाना सिर्फ पीटीआई का किया। तो जब वो फैसले सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कर रही है, तो उनका टिल्ट नजर आ रहा है। और अगर वो निगरान वज़ीर आला का नाम भी, इजाजत दें, अगर मुझे आप इजाजत दें, दो चीजें। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सजा ये नहीं दी गई कि उन्होंने घड़ी क्यों ली। इमरान खान साहब के ऊपर सवाल है कि जो मियां नवाज शरीफ ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे में जिस आमदन का जिक्र किया उसको वसूल नहीं किया। इमरान खान साहब ने इसका अपने इंतखाबी गोशवारों में जिक्र नहीं किया। पहली बात है, सवाल ये ठीक जी। नसीम सिद्दीकी जरदारी साहब ने BMW अपने नाम करा ली, जबकि गाड़ियां तो आप लेके ही नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब एंटीक्स अपने घर ले गए, एंटीक्स तो आप तोशा खाना से ले जा ही नहीं सकते। बात ही नहीं। हम फिर डी ट्रैक हो रहे हैं। तोशा खाना से चीजें जो स्टेट ने मालियत मुकर्रर की हो जिस भी दौर के अंदर, वो पेमेंट दे के ले सकते हैं। ये मलिक साहब ये कहना है कि वो गोशवारों में अपने रिटर्न्स में उन्होंने नहीं उसको डिक्लेयर किया। बात सुने ना, मलिक साहब की बात से कोई मुझे एतराज नहीं है। बात यह है कि आप तोशा खाना से, मलिक साहब तोशा खाना से आप गाड़ियां नहीं ले सकते।
आप एंटीक्स नहीं ले सकते, रूल ही नहीं है, ना पैसे दे के। लेकिन आपने यूसुफ रजा गिलानी के जरिए आपने रूल्स चेंज करवाए और आप BMW गाड़ियां जरदारी साहब घर ले गए, नवाज शरीफ साहब एंटीक्स अपने घर ले गए, एंटीक्स आप नहीं खरीद सकते। एंटीक तो फिर इमरान खान साहब के पास खाना काबा में सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान जेड़ा काम करे वो हराम है, जेड़ा नवाज शरीफ जरदारी करे वो हलाल है। सिद्दीकी साहब आराम नहीं कीता सी, इमरान खान साहब भी वो घड़ी ले सकते थे, उनके ऊपर एक इखलाकी सवाल उठा कि उनको ये घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, कारोबार के लिए लेने की इजाजत नहीं है इखलाकी तौर पे। देखिए अच्छा केस है नसरुल्लाह साहब, एक और बात भी है, अगर आप कोई तोहफा नहीं खरीदते तो आपको पता है कि तोशा खाना के रूल के मुताबिक 1 साल बाद तोशा खाना भी उसकी ऑक्शन करके उसको बेच देता है, तो घड़ी ने तो बिकना ही था हर सूरत में। अच्छा दूसरे सवाल की तरफ आपके आ जाता हूँ, जिस तरह आपने मौजूदा हालात के ऊपर बात की है कि जो इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन देखें पाकिस्तान में कभी साफ और शफाफ इलेक्शन हुए ही नहीं, और अब ये जो 13 जमातों का इत्तेहाद है PDM, और आए थे इस ये कह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सीटें पंजाब में जीती थी जिमनी इलेक्शन में 20 में से 15, उस पे मैं आपको रिकॉर्ड पे दिखा सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि बड़े शफाफ इलेक्शन थे। नहीं, कब? ये 17 जुलाई के इलेक्शन? हाँ, ये कहाँ शफाफ थे? आपने देखा 2 सीटों का तो रिजल्ट ही बाद में आया, नहीं तो 20 सीटें उनकी थी। बहरहाल कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जब इमरान खान प्रेशर डालता है तो फिर कुछ ना कुछ इनको सीधे रास्ते पे चलना पड़ता है। मैं वीटो करवा लेता हूं मलिक साहब, मैं साबिर शाह साहब से वीटो करा लेता हूं। साबिर शाह साहब, नहीं मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, मैं नसरुल्लाह जी बात मुकम्मल कर ले, फिर उसके बाद शाह साहब की बात मुकम्मल कर दूं। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन से फरार क्यों चाहते हैं 13 जमातें, यानी कि इमरान खान ने असेंबली में जाने का ऐलान किया, असेंबली से फरार फौरी तौर पे उन्होंने इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। अभी इखलाकी तौर पे बात आ रही थी, वो कहा मुतालबा किया चार दफा, वो फरार क्यों चाहते थे? अच्छा मलिक साहब जरा नसीम सिद्दीकी साहब को बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। कभी किसी दिन मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम से भी आना, फिर पूरी एंकरशिप कर लेना अपनी। मैंने तो अभी अपने दुख का इजहार करना है मलिक साहब से कि मलिक साहब आपको केयर टेकर CM के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया? मुझे तो इस बात पे बड़ा एतराज है। दूसरी बात ये है कि ये वो 13 जमातों की टीम आई थी कि जी मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था, यानी कि जब इमरान खान एहसास प्रोग्राम से पैसे बांट रहा था, नौजवानों को कर्जे दे रहा था, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, टैक्स कलेक्शन हो रही थी, वो दिवालिया का दौर था। और आज लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है। और 13 जमातें जो सारे एक्सपर्ट हैं, फिर उन्होंने एक और एक्सपर्ट बुलाया लंदन से खसूसी तैयारे के ऊपर, इसाक डार साहब को, और वो देख ले कि मिफ्ता इस्माइल ने सारा काला चिट्टा खोल के रख दिया है। तो बात ये है कि सब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की। अभी ताज़ा बयान सुन ले, कैप्टन सफदर साहब ने जो बयानियां बनाना शुरू किया है, तो ये नहीं होता, ये चलता ही रहता है। भुट्टो साहब भी बोलते थे, दूसरे लोग भी बोले, मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सियासत के मैदान में इस वक्त कोई कायम खड़ा हुआ है तो वो इमरान खान है। ठीक है साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस मसले को आप ही सुलझा दीजिए कि कौन कहां पर कितना ठीक है, कौन कहां पर कितना गलत है। खैर ये तो एक ना खत्म होने वाली बहस है, ये ना खत्म होने वाली बहस है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस पर ज़्यादा मवाद इकट्ठा कर सकें। मलिक साहब के मुताबिक तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, उनकी सियासत भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तोशा खाना में वो रगड़े जाएंगे, तोशा खाना में रगड़े जाएंगे बयान ना पाओ मलिक साहब और इलेक्शन नहीं होने। साबिर शाह साहब, अली मुमताज साहब, बात यह कि तोशा खाने के मामले में ये सारे ही माल घर ले गए हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में अगर वाकई ईमानदारी से खुले सारे पकड़े जाएंगे। अलबत्ता ये जो मुबैना बेटी का मामला है, इसमें मुझे इमरान डिस्क्वालीफाई होते नजर आते हैं आने वाले दिनों। लेकिन मसला तो फिर ये है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना है कि जेल में भी चले जाए में बैठ के इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टरशिप या चीफ मिनिस्टरशिप के मामले में उनकी पार्टी के टूटने का बहुत खतरा है। एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी ना करे, उनके यहाँ इमरान के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है और सारे कैंडिडेट। दूसरी गुजारिश आपने इकोनॉमी की है, मुझे बताइए जब आमदनी नहीं होगी किसी घर में तो वहाँ क्या प्लानिंग हो सकती है? 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, क्या सारे एक्सपोर्टर पैसा वापस ले आते हैं? पाकिस्तान नहीं लेके आते, क्यों लेके आए, कैसे भेजें? 50 रुपए का स्प्रेड है इंटरबैंक रेट का और कर्ब मार्केट या ओपन मार्केट का, तो कोई बेवकूफी है इतना पैसा दे के और बैंक चैनल से पैसा लाएगा? खैर बताएं और क्या जरिया रेमिटेंस। जब मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लॉट्स पर और जगहों पे कब्जे होंगे हर हुकूमत में, तो इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने मेरे ख्याल 2-3 साल तो पैसे भेजे हैं, वो ये फिर उन्होंने हाथ रोक लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा। गेम तो आमदन की है। मुझे तो दुनिया सारी रिसेशन की तरफ जाती नजर आ रही है आने वाले दिनों में।
तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा जब लोगों के पास खुद पैसे नहीं होंगे, हमें कौन देगा? अच्छा, IMF का मसला ये कि कर्जा लेना निस्बतन आसान है, सस्ता है, लेकिन वो जो शराइत है वो सारी अवाम पे भारी पड़ती। IMF तो मल्टीलैटरल एजेंसी और पेरिस क्लब वगैरह के जो मेंबर है वो कर्जा नहीं देते, तो कर्जे भी मुश्किल लग रहे हैं आपके सामने। रोल ओवर तो जरूर हुए हैं, क्या ये देने नहीं है आपने? पैसे देने हैं। रोल ओवर का मतलब ये नहीं कि राइट ऑफ हो गए। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया और UAE ने आपको कहा कि $1 अरब, $2 अरब, $3 अरब ये आप स्टेट बैंक में रख लें, इसको इस्तेमाल ना करें। यार ये तो कोई मसला नहीं है, आप वक्ती तौर पे डिफॉल्ट पे तो बचे, लेकिन हांडी रोटी कैसे पकेगी देखना तो ये। जब इकोनॉमी में कुछ नहीं होगा तो मुझे बताइए यहाँ कौन सा एक्सपर्ट है इकोनॉमिस्ट जिसको पता आगे क्या करना है? या तो वो कहे कि मेरे घर में तेल का कुआं उसको खोद लें, ये तो हल है। ये किताबें पढ़ के इकोनॉमी ठीक नहीं होती। किताबें मैंने भी पढ़ी है, बड़ा सोचा है, हल नजर नहीं आ रहा जब तक मुल्क में आमदन ना हो। और दूसरी बहुत ही अहम गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी मुझे बताइए? यहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इमरान कुछ दिन पहले तक तो मुझे बिल्कुल इस तरह लग रहा था बंद गली में है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आपको क्या लग रहा है शाह साहब? मिनिस्टर के निगरान चीफ मिनिस्टर के नाम पे अगर मोहसिन नकवी साहब का नाम आता है तो हम सब इंसान है, कहीं ना कहीं हम सब पे इल्जाम लगते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर मोहसिन नकवी साहब के हाथ में फैसला दे, वो इन सब में से सबसे अच्छे कैंडिडेट, इन पर भी इल्जाम लगा देंगे कि 2010 में आर स्टील मिल के मालिक से 35 लाख रुपया लिया था इन्होंने, 2.5 करोड़ लिया था बाबर अवान ने, 2 करोड़ लिया था वसीम शहजाद के बेटे ने। केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गिरफ्तारियां भी करो और पैसे भी रिकवर करो। तो हमारे पास इल्जामात के अलावा कुछ भी नहीं है। साबित हो ना हो, इल्जाम इंसान की शख्सियत को दागदार करती है। आजम खान का मामला ये है KP में इत्तेफाक कैसे हुआ? भाई उनका जो खानदान है, उनके KP के साथ बड़े खानदानों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात, बहुत आसानी से मामला हल हो गया। यहाँ वो मामला मुझे हल होता नजर नहीं आ रहा। अब मुझे ये नहीं पता एक्चुअली कि पोजीशन क्या है कि जी वो अगर इलेक्शन कमीशन मोहसिन नकवी साहब को बना देता है तो क्या इमरान कोर्ट में जा सकते हैं? जी, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हम जाएंगे, लेकिन कोई परवेज ऐसा इलाही ऑप्शन साहब नहीं की है। जाती दुश्मनी है जी। परवेज इलाही साहब की मोहसिन नकवी से जाती दुश्मनी है। वो हमजुल्फ हैं सालिक हुसैन के, और उन्होंने आउटराइटली सपोर्ट किया है सालिक हुसैन को भी और PDM गवर्नमेंट को भी। इमरान खान नवाज शरीफ साहब के लंदन वाले घर में से आते जाते भी नजर आए, तो इतनी बात पे वो हम कह देते हैं कि जो उनकी वाबस्तगी है यकीनन होगी। लेकिन चैनल को देख के लगता है कि इमरान खान के साथ तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। इमरान इन हिज ओन राइट विल बी जस्टिफाइड टू गो अगेंस्ट हिम। लेट अस सी के ECP के बाद क्या बनता है, कोर्ट क्या फैसला करती, कब तक इबाम रहेगा। और नसरुल्लाह मलिक साहब ने शुरू में एक बात की कि इलेक्शन होते नजर नहीं आते। यार अभी तक तो एज वी स्पीक मैं नसरुल्लाह मलिक के साथ हूँ, मुझे भी इन हालात में तो इलेक्शन होते नजर नहीं आते। इन हालात रोकेंगे कैसे, आगे कैसे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि यहाँ ना किसी के पास खबर है, ना प्लानिंग है, ना किसी को पता आगे क्या करना है। एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल है जजेस आर इन अ क्वांड्री, उन्हें नहीं पता क्या करना है। देयर इन अ catch-22 सिचुएशन एज इज द पाकिस्तानी आर्मी। सियासतदानों को तो छोड़ें। So if you are looking for a solution through your program, Ali Mumtaz Sahab, I'm sorry I'm not the one who can give you a solution. It is close to impossible to get a solution जी। मेरी इतनी क्या नहीं है वो काबिलियत कि मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं कि अब क्या होगा। शाह साहब एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मलिक साहब, आपने कहा था कि इलेक्शन आपको होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपकी इस कही हुई बात को साबिर शाह साहब ने भी इंडोर्स किया, लेकिन कोई वजह तो बताइए कि इलेक्शन क्यों नहीं होते हुए नजर आ रहे? असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, 90 रोज में कॉन्स्टिट्यूशनली 90 रोज में इलेक्शन इंतखाबात करवाने हैं इलेक्शन कमीशन को, तो क्यों नहीं होंगे? देखिए, मैं साबिर शाह साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त ऐसा क्योस मौजूद है, इतनी कम्प्लेक्स सूरत हाल है कि शायद तजिया करना बड़ा मुश्किल काम है। हर जगह पे प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D डिस्कस होते हैं। रोज हम वो जो क्या होते हैं, लकीरें लगाते हैं, लकीरें मिटाते हैं। ये तमाम सब लोग इसमें शामिल हैं। मसला ये है कि जब ये सोचा जाता है कि इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, फिर साथ ये होता है कि क्या इमरान खान साहब उस इलेक्शन के ऊपर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। फिर साथ ये बात होती है कि अगर इलेक्शन अभी अनाउंस कर दिए जाते हैं और बजट से पहले कौन सी हुकूमत आलमी मालियाती इदारों के पास जाकर बातचीत करेगी, क्योंकि पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है।
इन हालात में बजट कौन लेकर आएगा, बजट की तैयारी कौन करेगा? इसलिए अभी जो फेडरल हुकूमत है उसके बारे में एक राय पाई जाती है कि उसको बजट के बाद तक इक़्तिदार में रहना चाहिए। अभी मालियाती इदारों से वो बातचीत करें, IMF के साथ 23 तारीख को जो बातचीत होगी उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए ताकि सऊदी अरब से और UAE से और चीन से जो कोई इमदाद हमें मिल सकती है वो हमें सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुके हैं। साबिर शाह साहब मुझसे बहुत बेहतर इकानमी को जानते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब जरा मेरी तरह जज्बाती आदमी हैं, वो हर बात को जज्बात की नजर कर देंगे। गुजारिश ये है कि अगर आप हमने कहा हम फौरी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने फैसला किया था। उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने भी ये थोड़ी बहुत गलती की। आप WTO के ऊपर दस्तखत शुदा आपका एक एग्रीमेंट है जिसमें आप इंपोर्ट्स बंद नहीं कर सकते। जब आपने इंपोर्ट्स बंद की, आपके ऊपर अमेरिका ने और IMF ने चढ़ाई कर दी थी। यानी आप उन वर्ल्ड मुआहदों के पाबंद हैं, आप पाकिस्तान हैं, आप कंट्री हैं। अब इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं है कि एक बंदे ने बैकआउट कर लिया, एक बंदे ने बैठ के शाम तकरीर खड़का दी, उसके बाद WTO या आपके पूरी जो है आलमी मालियाती इदारे और अमेरिका आपकी बात मान गया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस इकानमी को भी एक सियासत का अखाड़ा बना दिया गया। अब उसके बाद आपके ऊपर एक दबाव मौजूद है। मौजूदा हुकूमत भी ये नहीं कर सकती आपके इंपोर्ट्स। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आपने 3 सालों में $70 अरब चीन को दिए, जबकि आपने उनसे $50 अरब की सरमायाकारी ली है पता नहीं 25 या 30 साल के लिए। यानी आपका इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा है चीन के साथ, और उसका हल ये माजी में निकाला गया था कि यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे CPEC के ऊपर, वहां से प्रोडक्ट्स तैयार होंगी, चीन इनको वापस ले जाएगा और आपका इंपोर्ट बिल चीन के साथ कम हो जाएगा। लेकिन उस पर कितना काम हुआ, क्या किया गया, ये सब कुछ सामने है। सियासी नारे लगा के पॉपुलर इंसान हो सकता है, बड़े बड़े दावे करके अमेरिका को देखे ना, जो शख्स कहता है कि मैं पाकिस्तान में बड़ा बेख्तियार था, न मेरी बात ही सुनता था, पार्लियामेंट में लोग मेरे कहने पर नहीं आते थे, एजेंसीज के कहने पर आते थे, मुझसे हुकूमत चलाने के लिए मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, वो अमेरिका को कहता अमेरिका तुम होते कौन हो मेरी बात न सुनने वाले। यानी हम सियासत के अंदर ये मौला जट की फिल्म है जो चल रही है, कितने दिन चलती है, कितने दिन स्क्रीन पर रहती है। ठीक, लेकिन मलिक साहब ये तो समझा दीजिए कि इलेक्शंस आपने कहा जी मुआशी एतबार से बजट कौन देगा, ये तो सब विफाक की हद तक है, लेकिन ये जो KPK और पंजाब में इलेक्शन होने ये तो टाइम पर हो जाएंगे ना, ये भी नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? प्रयास होगा, कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, उनकी डेट्स आ जाएंगी इलेक्शन की, पंजाब की डेट्स अलग से आ जाएगी, KPK के बाद में असम्बली तोड़ेगी, उसकी डेट्स अलग आएंगी। तो मुझे बताए इस पूरे निजाम को मैनेज कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन का काम है। पैसे आपके पास है नहीं। इलेक्शन आप 3-4 मराहल में, टेररिज्म आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, इल्जाम जिसके ऊपर मर्जी लगा लें। KPK के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इन हालात में ये इमरजेंसी की सूरत हाल है। अच्छा, इसको हम माने या ना माने, ये हल है। अब इससे इलेक्शन कैसे करवा लेता है ये उसकी बहादुरी होगी। ये मलिक साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब बता दिया है कि ये इमरजेंसी के हालात हैं, यानी कि इमरजेंसी की बुनियाद पर इमरजेंसी लगाकर, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर मामलात को आगे लेकर जाया जाएगा, और यही तरीकाकार है कि जिस तरह से KPK और पंजाब के इलेक्शंस को भी रोका जाएगा। अच्छा, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं वाकई जज्बाती हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जज्बात पे काबू रखते हुए थोड़ी लॉजिकल बात करने की कोशिश करूं। बात यह है कि अली देखें, सब पाकिस्तान के वफादार हैं, सारे सियासतदान बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि अगर 13 जमातें मिल के इस मुल्क को नहीं चला पा रही तो फिर आपने और क्या तजुर्बा करना है? इमरजेंसी आपने लगानी है। जब आप इमरान खान की हुकूमत को गिराते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो आप वहां मुझे थोड़ा सा इतराज है अपना सिद्दीकी साहब, ये इमरान खान साहब कितनी जमातों के साथ मिलकर इक़्तिदार में थे? वो 2-3 जमातों के साथ ही थे, 13 जमातें तो नहीं थी ना, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की नहीं। वो देखे बात ही कितने मेहर अली, कितने तेरी सना गुस्ताख की, कितने जान लड़ियां, कितने मौलाना फजल रहमान, कितने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वहां पे आप इनको मिलाने लगे। वो छोटी छोटी एक बंदे की जमात के साथ, जैसे शेख रशीद की जमात है। सिद्दीकी साहब जी पंजाब में वज़ारत आला दी थी आपने, बलूचिस्तान की वज़ारत आला आपने दी, लेकिन वो सर उनको 13 जमातों के साथ तो कंपेयर ना करें ना, जितने इधर सारे बाबे इकट्ठे हुए वो उस तरह तो नहीं था। बात सारी ये है, मुकम्मल करने थे। मैं इस तरफ आ रहा था
कि बात यह है कि आप इमरजेंसी लगा दें। बात यह कि आप इलेक्शन से फरार क्यों चाहते हैं, आप उधर इस्तीफे कबूल करते चले जा रहे हैं। अगर इलेक्शन पे इतना ही खर्चा आना है तो आपको फिर इस्तीफे कबूल नहीं करने चाहिए थे। आप कहते नहीं यार मोस्ट वेलकम, आप असेंबली में आना चाहते हैं, चलो कम से कम। खेले जा रहे हैं, नहीं आप वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रोक दिया उसको। नहीं रोक नहीं दिया, डर गए ना। जो जो चाल चली इमरान खान ने, उसने चेक किया, चेकमेट दिया, तो वो खौफजदा हो गए। पहले यही स्पीकर कह रहा था जी कि मैं इज्तिमाई इस्तीफे कबूल कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसने लेटर भी लिखा है शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन उसी बात से फिर पलट गए। बात कहने का मकसद ये है कि अगर और ये शख्स ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर सर कहा था कि ऊपर कलमा लिखा हुआ है, मैं कलमे की कसम उठाकर कहता हूं मैं कौमी असेंबली से रिजाइन कर चुका हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी रहनुमा ने अदालत में जाके कहा मैंने रिजाइन नहीं किया, हम वापस आना चाहते हैं। तो सर फिर यहाँ तो सबके एक्सेप्ट कर लेते हैं या किसी के ना करते हैं। वही बात है ना कि अगर सारों के एक्सेप्ट करने थे, फिर जब इतने दिनों से शोर मच रहा था तो एक्सेप्ट कर लेते। जब इमरान खान ने कहा जी कि हम वापस जाएंगे कौमी असेंबली में, तो फिर इनको डर किस बात का है। इमरान खान मैं कह रहा हूँ निकम्मा आदमी है, फजूल आदमी है, अपना फेल हो गया हुआ है। डरते किस बात पे, ना इलेक्शन में उसके सामने आते हैं, ना कौमी असेंबली में उसको आने दे रहे। बात यह कि मैदान खुला हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, आए और मैदान में मुकाबला करें। ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है जो इलेक्शन वगैरह। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक 90 दिनों में होने चाहिए, तो वो होने चाहिए। जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाके हुकूमत चेंज कर रहे हैं ये कह के जी कि आइन और कानून के मुताबिक, तो अब आइन और कानून किधर चला गया। आप आइन और कानून, आप सियासत को समझें। इमरान खान साहब बलदियाती इलेक्शन के नाम पर इस मुल्क के अंदर पॉपुलर हुए कि मैं इक़्तिदार आम बलदियाती नुमाइंदों को दूंगा। उन्होंने पंजाब के अंदर एक नोटिफिकेशन के जरिए पंजाब के सारे बलदियाती इदारे खत्म कर दिए और इलेक्शन नहीं होने दिए। नहीं, शहबाज शरीफ ने भी होने दिए इलेक्शन। वफाकी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के क्यों बलदियाती इंतखाबात रुकवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट थी पीटीआई के, वहां पे बलदियाती इंतखाबात हो गए। अगर पंजाब में नहीं करवाए बुरी बात है, करवानी चाहिए थी। लेकिन बात यही है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है, और एक छोटे से 26 किलोमीटर के अंदर वो खौफजदा थे कि उन्होंने बलदियाती इंतखाबात वहां पे नहीं होने दिए। को जरूर करें, थोड़ा सा इमरान खान को भी करने सिद्दीकी साहब। सर तुसी काफी हो, मैं क्या तुसी काफी हो इमरान खान वास्ते। मैं फिर थोड़ा जिहा शहबाज शरीफ ते राणा सनाब मलिक साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि शेर धाड़ है और बल्ला टूट चुका है, उसके कई टुकड़े हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं जरा ब्रेक ले लूं जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। साबिर शाह साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या आपको वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, या ये डिसाइड हो गया है कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर होंगे, इमरान खान साहब भी बाहर होंगे, मरीम नवाज साहिबा भी बाहर होंगी? यही सवाल मैं बाद में मलिक साहब से पूछूंगा, पहले आप बता दीजिए। देखिए, अगर इतना आसान होता नवाज शरीफ साहब को वापस आना तो अब तक आ चुके होते। उनके भाई की हुकूमत थी, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। वो वजीर आजम उन्होंने हैंड पिक किया है, यानी वो किंग मेकर है। अब अगर वापस आते हैं तो मैं समझता हूँ फिर किसी ग्रीन सिग्नल पे आएंगे, और खुद शायद उनके केसेस का फैसला आसानी से हो सके या ना हो सके, क्योंकि इमरान खान की देखिए जी पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और वो जेल में जाके भी इलेक्शन जीत सकते हैं, जैसे मैंने कहा। खुद आए ना आए वो एक और स्टोरी है, इलेक्शन जीतने के बाद उनकी पार्टी टूट जाए वो एक और स्टोरी है, लेकिन वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। तो इतना पॉपुलर लीडर जब हो तो आप उसकी मंशा के खिलाफ टोटली नहीं जा सकते, आप फिर एक्चुअली अवाम की मंशा के खिलाफ जा रहे होते हैं। इफ नवाज शरीफ कम्स बैक और इमरान भी जेल में नहीं जाते तो फिर मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। वरना दूसरी सूरत में अगर इमरान जेल में चले जाते हैं, नवाज शरीफ वापस आते हैं, तो पहले तो उनके लिए मरहला है सुप्रीम कोर्ट के केसेस का, जिसपे वो नाअहल करार पाए हैं। कितनी जल्दी वहां से क्लियर होते हैं मैं नहीं जानता। आवाम ने अभी तक तो इमरान खान के हक में वोट जरूर डाला है, मुजामत नहीं की जी हाँ। उनके कॉज के लिए, कर ही नहीं पाए। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट एक कुव्वत है, जितना मर्जी वो कहें हमारा ताल्लुक है या नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। इससे डिनाई करने वाला बेवकूफ आदमी को गिरेडी वाले को भी पता है हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हमारे कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं कि आर्मी शुड बी अ की प्लेयर। हमारे तो सरहदों पर दुश्मन बैठते हैं, अंदर बेरोजगारी इतनी है, फैसिलिटेटर बैठे हैं यार। यहाँ तो लोग पता नहीं के 100 रुपए की खातिर कत्ल कर देते हैं और लाखों रुपया लेके दहशत गर्दों की मदद क्यों ना करेंगे, और क्यों नहीं की, उन्होंने की है। तो हमारे को डायनामिक्स मुख्तलिफ है। वांट एस्टैब्लिशमेंट टू बी देयर,
इमरान का मसला ये है कि देखिए मौजूदा आर्मी चीफ को उन्होंने बतौर ISI चीफ हटाया था, DGC भी वही है, DGISI भी वही है, इसलिए इमरान के लिए सिस्टम वही है, ये ज़हन में रखिए। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाई ही थिंक्स डिस्पाइट बीइंग पॉपुलर उनका चांस बहुत कम है प्राइम मिनिस्टर बनने का। देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इलेक्शन जीतना और प्राइम मिनिस्टर बनना। इलेक्शन जीतने की जहां तक बात है, एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी कुव्वत है कि उन्होंने मेरे नजदीक कराची में भी कुछ चीजें शो हुई कि अगर चाहें तो जनाब फिर इस तरह के इलेक्शन भी हो सकते हैं। आप बहुत पॉपुलर थे, क्या हुआ अचानक? PDM गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क किया है इकोनॉमी का, अब तो फिर आपके नंबर बन जाने चाहिए थे, फिर सीटें क्यों नहीं आई? सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ 25, 30, 35 साल का दंड फिर इकट्ठा हो गया है एक जगह के ऊपर। नाउ दिस नीड्स अ लॉट ऑफ, आर यू ट्राइंग टू से कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले किया है कराची के लोकल बॉडी इलेक्शंस में? मैं चाहता हूं कि मैं इसका जवाब ना दूं। चीजें आपके सामने हैं, मैं ये जरूर कह देता हूं और मैं उस पर कायम हूं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहे तो ये गलती खत्म हो सकता है। गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको इलेक्शन लड़ने दें। अगर आप करवा सकते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन तो इससे अच्छी और क्या बात है। मलिक साहब से मैं पूछता हूँ, मलिक साहब आपके पास क्या इतला है, कराची में एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल था कराची लोकल बॉडी इलेक्शंस में? मैं आपको बड़ी ध्यानदारी से एक बात कहूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट के सियासी रोल के हमेशा मुखालिफ रहा हूं, और ये जो एक अब इंप्रेशन बनाया जा रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने यानी पंजाब में हरवाने की कोशिश की, कतन झूठ था। मैं मुल्तान के इलेक्शन से वाकिफ हूं कि वहां पे क्या सूरत हाल थी और वहां पे किस तरीके से मुल्तान से ये इलेक्शन हार रहे थे कुरैशी साहब नसीब। कराची के अंदर PTI को खुद इस बात का अंदाजा है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से बात की, वहां धड़ेबंदियां हैं, वहां ग्रुप्स हैं। PTI अपने खुद वोट डालने अपने उम्मीदवारों को नहीं गई। PTI खुद नहीं गई? PTI को छोड़ दे, जमात इस्लामी के साथ उन्होंने क्या हाथ किया, इस पे बात करें ना। जमात इस्लामी के साथ क्या हाथ किया? जमात इस्लामी पॉपुलर जमात थी कराची में। मैं सर अब गुजारिश करूं आपसे, बाकी रही इलेक्शन पोलिंग डे के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियों की धौंस धांधली। जी मलिक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नसीम सिद्दीकी साहब आप जी मलिक साहब, वजीराबाद में ताकतवर होगा वो अपनी धौंस धांधली इस्तेमाल करेगा, PMLN का होगा वो करेगा, पीपल्स पार्टी का वो होगा। हम इखलाकी सतह पे इतने मजबूत नहीं हुए कि मैं सिर्फ अपना वोट लेके जाऊंगा, किसी को डरा धमका के वोट नहीं लूंगा। ऐसा पाकिस्तान की सियासत में आज तक हरगिज नहीं है। ठीक है, अब ये जरा लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ भी आ जाइए कि दो तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड। एक लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब भी नायल, इमरान खान साहब भी नायल, जेल में नवाज शरीफ साहब बाहर। दूसरा यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से कि इमरान खान साहब भी सियासी मैदान में होंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, वो भी सियासी मैदान में आए, सियासत का हिस्सा बने, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बने। अली मुमताज साहब, एक बड़ी अहम बात आपके प्रोग्राम में सामने रख दूं। नवाज शरीफ साहब को यह गिला है, उन्हें गिला यह है कि मुझे बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इमरान खान साहब ने, एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इक़्तिदार से निकाला था। मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए, प्लानिंग के साथ मुझे मोदी का यार, मुझे मेरे ऊपर करप्शन के केसेस ये बनाए गए और एक बयानिया बनाकर मुझे निकाला गया। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर भी ऐसे ही केसेस मौजूद हैं, तो इमरान खान साहब आज तक लाडले क्यों हैं? ये डिमांड उनकी अपनी जगह पे मौजूद है। बाकी साबिर शाह बात ठीक कर रहे थे, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, इमरान खान साहब अकेले होते हैं तो उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। लेकिन इलेक्शन पंजाब का इतना आसान नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा PTI खत्म हो गई है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ गए, पंजाब के इलेक्शन से आप भी वाकिफ हैं, और पंजाब का इलेक्शन ही फैसला कौन होगा। और सिंध के अंदर मैं ये आपके प्रोग्राम में ये बात कह दूं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सिंध में जुल्म किया है अपनी पार्टियों को मजबूत ना करके, इसलिए वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती रही है और अब भी जीतेगी। कोई PTI का वहां काम नहीं है, कोई PMLN का वहां पे काम नहीं है। दुरुस्त, ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो उनकी वापसी से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले छोटी सी मैं बात कर दूं कि जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात का आपने सवाल पूछा था ना, वहां जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की कि इलेक्शन डे, बिल्कुल ये इलेक्शन डे वाली साइंस होती है और जो ताकतवर होता है वो अपना जोर दिखाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कितनी निकम्मापना है, इलेक्शन कमिश्नर का कितना निकम्मापना है कि अगर वो एक शहर में बल्दियाती इंतखाबात सही तरह नहीं करवा सकते, उनकी क्या ड्यूटी है? सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इलेक्शन कमिश्नर को एक पेशी के ऊपर बोला था कि आपके पास ताकत है, आप
पुलिस इस्तेमाल करें, आप रेंजर्स इस्तेमाल करें, आप फौज इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन उठवाए थे जो पीटीआई ने उठवा ली नहीं, उसको छोड़े ना, पीटीआई को छोड़े आप ना, थोड़ी सी जरा मुझे मौका दे, बात करने का टाइम जी, थोड़ा रह गया। बात यह है कि आप रेंजर्स बुलाएं, आप कम से कम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। आप अरबों रुपए का बजट ले रहे हैं, आप सारी मराहत ले रहे हैं, लेकिन आप जो डिलीवर करना है वहां पे आप डिलीवर नहीं कर रहे। दूसरी बात आ जाती है नवाज शरीफ की। देखिए बिल्कुल नवाज शरीफ साहब आए पाकिस्तान, उनको आना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेकिन अली एक मैं बात आपको बता दूं, हर चीज की तबई उम्र होती है और तबई उम्र के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। अब वो नवाज शरीफ वो वाला नवाज शरीफ नहीं रहे जो यंग दौर में थे, पॉपुलर थे, 3 दफा वजीर आजम रह लिए। अब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, अब यंग जनरेशन आ गई है। यंग जनरेशन, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ है, जरदारी है, इन लोगों ने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है, इसलिए वो इमरान खान को अपना मसीहा समझते हैं। आप उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब आए, मेरी आज की बात आप लिख लें, वो वापस आए, उनको बुरी तरह पंजाब के अंदर भी शिकस्त होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और अपना जो वफाक के इलेक्शन होंगे उसमें भी शिकस्त होगी। ठीक है मलिक साहब, ये आपने सुन लिया, नसीम सिद्दीकी साहब ने वाजे कर दिया, लिख लें अपने पास अब कि नवाज शरीफ से वापस आ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लिहाजा वहीं पे रहे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को बताया जाता है कि भाई साहब आप 272 सीटें जीत रहे हैं, ये सियासतदानों का अलमिया ये होता है। मियां नवाज शरीफ को भी ऐसे ही बताया जाता था, और मेरा नहीं ख्याल ऐसी सूरत हाल। मैंने आपको सिंध की सूरत हाल आपके सामने रख दी, बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई फारग हो चुकी है। पंजाब में अगर मुकाबला भी होता है तो मुझे बताइए, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान सबसे फारग, पंजाब के अंदर मुकाबला, केपीके के अंदर अगर पीटीआई लीड भी लेती है तो मुझे वज़ीर आज़म बना के दिखा। इन हालात में अगर आपको वोट देना पड़े, जहां पर जो मौशी सूरत हाल हमारी है जिसमें से आप भी सब गुजर रही हैं, तो आप किसको वोट देंगे मलिक साहब? सच्ची बात तो यह कि मैं तो इस वक्त समझता हूं कि मौजूदा सियासी जमातें जो है ना, इनको कुछ 6 साल के लिए, 5 साल के लिए सबको घर बिठा देना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है। नसीम सिद्दीकी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब ने जो आखिर में तजवीज़ दी, अब देखते हैं कि इस तजवीज़ पे कोई अमल होता है या नहीं होता है। वैसे इस तजवीज़ में दम ज़रूर है कि जो हालात हैं और जिस तरह से पोलिटिकल सिनेरियो रहा है और जो पोलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के साथ और मुल्क के मामलात के साथ और ख़ासतौर पर इकॉनमी के साथ करते रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगाते रहे हैं कि एक जाता है तो वो कहता है जी पिछले ने ये किया है, फिर दोबारा कोई आता है कहता है पिछले ने ये किया है, तो इसकी वजह से फिर बेहतर सोल्यूशन शायद यही है। इसके साथ ही मुझे मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।